नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम घटना चक्र भारतीय इतिहास सीरीज के तीसरे लेक्चर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह लेक्चर उन सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए प्रश्नों का घटना आधारित क्रम में समझेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इतिहास के प्रश्न परीक्षा में छूटे नहीं, तो यह लेक्चर अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसके सभी विकल्प देखेंगे और अंत में विश्लेषण करेंगे। कल का आपसे प्रश्न मैंने पूछा था, डच ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुलिकट। आज का पहला सवाल है हमारा, 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉटसन, ऑप्शन बी बर्सी, ऑप्शन सी ड्रेक, ऑप्शन डी कूट। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वॉटसन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जून 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम को घेर लिया गया और 5 दिन पश्चात उसने आत्मसमर्पण करी। उसने किसने? अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। गवर्नर रॉजर ड्रेक, कहाँ का गवर्नर? फोर्ट विलियम का। गवर्नर रॉजर ड्रेक और अन्य जो प्रमुख नागरिक थे वो पृष्ठ द्वार से भाग निकले। नवाब कलकत्ता को मणिकचंद के हाथ देकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट आया। जैसे ही कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचा, वहां के अधिकारियों ने एक सेना जो उन्होंने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध के लिए गठित की थी, कलकत्ता पर अधिकार के लिए भेज दिया। कलकत्ता पर पुनः अधिकार के लिए किसको भेजा गया था? वॉटसन को समुद्र के रास्ते भेजा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? ये 2012 में आया है, 2015 में आया है जीआईसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे पहले के एक्सप्लेनेशन में हमने इसका आंसर भी देख लिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ड्रेक। कुछ एडिशनल फैक्ट है, इसलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर रॉजर ड्रेक था। अंग्रेजों को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की आशंका थी, इसीलिए उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलाबंदी कर ली और तोपें भी लगा ली थी। अंग्रेजों ने घसीटी बेगम को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया और बंगाल के भगोड़ों को भी शरण दी थी। जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को इस कार्य के लिए रोका तो उन्होंने टाल मटोल किया। जून 1756 में फोर्ट विलियम को फिर सिराजुद्दौला ने घेर लिया, यानी कि आक्रमण कर दिया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली, वह उड़ीसा का शासक कौन था? ये आपका जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए माधो सिंह, ऑप्शन बी अर्जुन देव, ऑप्शन सी कृष्णराज, ऑप्शन डी राम सिंह। आंसर सोचिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्णराज। दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली वह उड़ीसा का राजा कृष्णराज था। 18वीं सदी में उड़ीसा पर मराठा प्रशासन प्रारंभ हो गया था। इसमें रघुजी भोसले प्रथम मुख्य था। मराठा का शासन 1803 तक चला, फिर अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया इस क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन प्लासी का युद्ध 1757, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध 1764, ऑप्शन सी क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का काल 1765 से 1767, ऑप्शन डी इलाहाबाद की संधि। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। प्लासी के युद्ध से क्या हुआ? ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव भारत में पड़ गई। क्लाइव बंगाल में गवर्नर पद पर 1758 से 60 तक था, फिर इंग्लैंड चला गया और फिर दोबारा 1765 में आता है और 67 तक रहता है। तो 1758 से 60, 1765 से 67। 22-23 अक्टूबर 1764 को
अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया। इलाहाबाद की संधि होती है। फिर इलाहाबाद की दो संधियाँ होती है, एक 12 अगस्त 1765 में होती है, एक 16 अगस्त 1765 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ब्लैक होल 20 जून 1756, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, सी बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764, ऑप्शन डी देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818। जिसमें से दो अभी हमने पहले ही के क्वेश्चन में देख लिया है, तो ये दोनों आपको पता है कि ये दोनों सही हैं। बचा आपके पास ब्लैक होल की घटना और देवगांव की संधि। तो ब्लैक होल की घटना भी आगे के चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और देवगांव की जो संधि है बेसिकली ये रॉन्ग है आपका, ये 1818 में नहीं होता है, ये आपका 17 दिसंबर 1803 को होता है। ब्लैक होल तो आपको पता है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध जो है ये भी आपको पता है, क्लाइव और सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध भी अभी हमने चर्चा किया है, अवध के नवाब और मुगल सम्राट और मीर कासिम, ये तीन और अंग्रेज थे। तीसरा आपका है जो देवगांव की संधि है, ये सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध के समय देवगांव की संधि होती है और रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच होती है। कब होती है? 17 दिसंबर 1818 के बीच, सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आसानी से आप कर सकते हैं। ब्लैक होल आपने ऑलरेडी देख लिया है, ये आपका 56 में होता है। इलाहाबाद की संधि भी आपने देख लिया है, ये 65 में है, 1765 में। बक्सर का युद्ध भी आपने देख लिया है 64 में। यही नहीं पता है तो आपको ये पता है कि मीर जाफर की मृत्यु ये कहाँ पे, जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो उस समय था, इसका मतलब है ये उसके बाद हुआ होगा। ठीक है, तो ये 65 में है। अब यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं कैसे होगा। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आपको जानना है कि इलाहाबाद की जो संधि है वो अगस्त 1765 में हो रही है और मीर जाफर की जो मृत्यु है वो फरवरी 1765 में हो रही है। तो आपका इस आधार पे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी। पहले थर्ड आएगा यानी कि ब्लैक होल की घटना, फिर आपका अच्छा एक ऑप्शन ये है, क्लाइव की कलकत्ता के गवर्नर के रूप में अपना प्रथम कार्यकाल पूरा कर। प्रथम कार्यकाल हमने आपको बताया था कि ये 58 से लेके 60 तक, तो 60 में गया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 60, तो 60 सेकंड नंबर पे आ जाएगा। पहले 56 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर बक्सर का युद्ध आ जाएगा और फिर मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इलाहाबाद की संधि अगस्त में, क्योंकि फरवरी में मृत्यु होती है और अगस्त में संधि होती है। इस आधार पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव बंगाल कब वापस इसके गवर्नर के रूप में लौटे? तो इसका भी हमने एक्सप्लेनेशन में देख लिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1765 में। पहला 1758 से 60 और फिर 65 से 67। इसके एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सरफराज खां, सिराजुद्दौला। आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1700 में नियुक्त किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र हो गया और मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर कहाँ कर दिया? मुर्शिदाबाद। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। पूछता है कि ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित की थी राजधानी? तो वो मुर्शिद कुली खां ने की थी और उसने बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के तहत तकावी रेट दिया किसानों को और इजारेदारी प्रथा को भी, लगान की व्यवस्था है उसको बढ़ावा दिया। ये दोनों भी फैक्ट आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा है? कल के लेक्चर में हमने इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखा था, बट यहाँ पे भी हम थोड़ा देख लेते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिजले, ऑप्शन बी हेलॉक, ऑप्शन सी आर्म, ऑप्शन डी मार्टिन। आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्म। कई जगह ओरम भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी किए गए फरमान को ओरम, जिसे रॉबर्ट ओरम भी बोलते हैं, ने ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार की पुष्टि की गई और अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित सिक्कों को भारत में सभी जगह मान्यता प्रदान कर दी। ये भी पूछा जाता है कि किस फरमान के बाद में अंग्रेज़ों के सिक्के को पूरे भारत में मान्यता दी गई? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में 1715 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत आया था। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी को वह शाही फरमान जारी किया जिसने उसे 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान के बदले शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी? अभी आपने इसके पहले के क्वेश्चन में आपने इसे एक्सप्लेनेशन में देखा है। आंसर आपको बताना है क्या है। ऑप्शन ए जहांदार शाह, ऑप्शन बी फर्रुखसियर, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी शाह आलम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फर्रुखसियर। इसके एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कासिम बाजार, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी चटगांव, ऑप्शन डी मुर्शिदाबाद। आंसर सोचिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हुगली। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व हुगली बंगाल में अंग्रेजों की एक विशालतम बस्ती थी। ब्रिजमैन के अधीन, किसके अधीन? ब्रिजमैन के अधीन 1651 में एक कोठी हुगली में खोली गई और सोरे, रेशम, चीनी का व्यापार यहाँ से आरंभ किया गया और ये बंगाल की प्रमुख निर्यात जिन्स थी, मतलब उत्पाद था। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं, भारत में कंपनी की कोई फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी ही होती थी। इसे ध्यान रखना है, भारत में कंपनी की कोई भी जो फैक्ट्री होती थी एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी और उसी के अंदर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। ठीक है, और ये फैक्ट्रियाँ जो होती थी इसमें कोई उत्पादन कार्य का कार्य नहीं होता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बंगाल के जो सूबेदार थे शाह शुजा ने 1651 में एक फरमान निकाला था जिसमें इन्हें दीवानी या मुक्त व्यापार का अधिकार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुगली, हावड़ा, मिदनापुर, ऑप्शन बी ढाका, चटगांव, हुगली, ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद, बालासोर और चंद्रनगर, ऑप्शन डी वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। आंसर सोचिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। सितंबर 1760 में अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य एक संधि हुई। उसके अनुसार मीर कासिम ने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के जिले देने की बात मान ली। सितंबर 1760 की संधि के अनुसार मीर कासिम ने सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी को आधा भाग और कंपनी को दक्षिण में अभियानों के लिए 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। क्यों की थी? अंग्रेजों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी कौन लाता है? मुर्शिद कुली खां। अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले जा रहा है? मीर कासिम ले जा रहा है। और मीर कासिम ने ही एक कर चलाया था, प्राप्त किया था
खिजरी जमा ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरफराज खां बहादुर, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन सी निजामत अली खां, ऑप्शन डी अली वर्दी खां। आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अली वर्दी खां। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी। इसके अलावा इन्होंने और भी क्या कहा था कि यूरोपियों की तुलना इन्होंने मधुमक्खियों से की थी और कहा था कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगी। तो ये दोनों याद रखना है, समुद्र में आग लग जाएगी और मधुमक्खियों से तुलना की है किसने? अली वर्दी खां ने की है। और जो अली वर्दी खां है ये बंगाल की गद्दी पर 1740 में बैठा था और इसका जो अंग्रेजों के साथ संबंध है वो अच्छे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? आपके पास ऑप्शन है अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और नजमुद्दौला। आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नजमुद्दौला। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि पर शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब, क्योंकि आपने देखा था इससे पहले मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है, तो उसी का पुत्र गद्दी पर बैठता है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि पर शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव ने हस्ताक्षर किए थे। ये भी पूछा जाता है कि किसने हस्ताक्षर किया था, तो मीर जाफर ने नहीं किया है, नजमुद्दौला ने किया है, शाह आलम द्वितीय ने किया है और क्लाइव ने किया है। इस संधि के अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दिया। इस प्रकार जब अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई उस समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था। गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुतखैरीन में, ये पुस्तक किसकी है? गुलाम हुसैन की, सियारुल मुतखैरीन में लिखा है कि इलाहाबाद की संधि की शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीजीटी, जीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765 को अवध के नवाब के साथ होती है। पहली संधि 12 अगस्त को हुई थी, दूसरी 16 अगस्त को। पहली किसके? शाह आलम के साथ में होती है, मुगल बादशाह, और दूसरी जो होती है 16 अगस्त को वो अवध के नवाब के साथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इसका आंसर आप दीजिए, क्योंकि हमने आप इससे पहले के एक्सप्लेनेशन में देख लिया है, ये 1765 में हुई, इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की कब की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी में आया हुआ है। आंसर बताइए। ऑप्शन है आपके पास 1700, 1660, 1690, 1680। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1690। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनाक ने अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूता नदी को चुना और इस तरह 1690 में जॉब चारनाक ने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। यहाँ पर एक फैक्ट और भी याद रखना है आपको कि 1700 में फोर्ट विलियम को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। देखिए, पहली प्रेसिडेंसी नहीं, पहली प्रेसिडेंसी तो मद्रास है, पहला प्रेसिडेंसी नगर किसे घोषित किया गया है? तो फोर्ट विलियम को किया गया। कब किया गया है? तो 1700 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। आंसर सोचिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद शाह।
मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के दुर्रानी वंश का, किसका? दुर्रानी वंश का था और प्रारंभ में इसने नादिर शाह के अधीन काम किया था। अपने स्वतंत्र शासन के दौरान इसने भारत पर कई बार आक्रमण किए। भारत पर सर्वप्रथम मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया, वह था। आपके पास ऑप्शन है नेल्सन, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी पीटरसन, ऑप्शन डी विल्सन। आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वॉटसन। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिक फैक्ट है। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र का, किसके विरुद्ध? नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र का अमित चंद्र द्वारा भांडाफोड़ की बात कहने पर, यानी कि कह सकते हैं धमकी देने पर, क्लाइव ने अमित चंद्र से समझौता कर लिया। समझौते के दो प्रारूप तैयार किए गए, एक सफ़ेद कागज जिसे हम असली प्रारूप कहते हैं। सफ़ेद कागज पर क्या था? असली प्रारूप था, और लाल कागज इस पर नकली प्रारूप था। अमित चंद के मांगों का उल्लेख केवल लाल कागज यानी कि जो नकली प्रारूप था उस पर लिखा गया। वॉटसन ने केवल सफ़ेद कागज पर हस्ताक्षर किए थे। लाल प्रारूप पर क्लाइव ने वॉटसन के नकली हस्ताक्षर बना दिए और उसे अमित चंद को दे दिया। मतलब जो असली वाला प्रारूप था वो अमित चंद को नहीं दिया गया था, नकली वाला प्रारूप दिया गया था जिसमें नकली हस्ताक्षर थे। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में नवाब का सेनापति मीर जाफर, यार लतीफ़, दीवान राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ शामिल थे। मार्च 1757 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया था। क्लाइव ने दावा किया कि चंद्रनगर की क्षति फ्रांसीसियों के लिए इतनी भयंकर सिद्ध हुई जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर हम कल के क्लास में देंगे। ऑलरेडी हमने इसके पहले के जो क्वेश्चन लिए हैं उसमें इसके एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लिए गए हैं। बंगाल में ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय में हुई है? और आज के इस लेक्चर में हमने घटना चक्र सीरीज के तीसरे भाग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप में समझा। अगले लेक्चर में हम इसी अध्याय के अधिक गहराई वाले और बार बार पूछे गए प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे। यदि आप वीडियो आपकी तैयारी में सहायक रहा हो या ये जो वीडियो है अगर तैयारी में आपकी सहायक रहा हो तो इसे अपने साथियों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सीरीज़ के अगले लेक्चर से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।